आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुड़ाई। आज हम यहाँ पर पॉलिटी की क्लास 4 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो किस तरीके से शुरू होता है उसको हमने देखा था, और किस तरीके से कैबिनेट मिशन आता है और उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है, और भारत में एक अंतरिम सरकार के गठन की बात तो करता है, उसको गठित की जाती है। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो गठित सरकार थी उसमें अध्यक्ष आप माउंटबेटन को बनाया गया और जो उपाध्यक्ष थे वो नेहरू को बनाया गया। तो आज हमने यहीं पर देखना है किस तरीके से संविधान सभा गठित की जाएगी और किस तरीके से संविधान सभा कार्य करती है, क्या क्या उसको कार्य सौंपे गए, हमने आज उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। और कौन कौन सी समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने काम किया उन समितियों को हम जानेंगे, जिसमें आपकी छोटी समितियां, बड़ी समितियां, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। और किस तरीके से संविधान का जो है प्रभाव में आना शुरू होगा और किस तरीके से उसका प्रवर्तन होगा संविधान का। और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर जो संविधान की विशेषताएं हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। एकल, जिस प्रकार एकल नागरिकता है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, यहाँ पर एकल एवं स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, त्रिस्तरीय सरकार है यहाँ पर, और स्वतंत्र निकाय हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ से आयोग प्रश्न बनाता है और किस तरीके से एक लॉजिकल प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और आप लोग भी इन पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा और बार बार चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, तो इससे क्या है कि आपको चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण आज का एक टॉपिक है, हमने इसी पर पूरा डिस्कस करना है। पूरा जो लेक्चर हमारा रहने वाला है इसी पर रहने वाला है। और इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं हम लोग भाग एक, उससे पहले आपका कुछ मुख्य अनुच्छेद और जो है अनुसूचियां और भाग हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो पूरा टॉपिक हमारा लेक्चर रहने वाला है वो संविधान सभा पर और उसके गठन को लेकर, किस तरह से उसका निर्माण, संविधान का निर्माण होगा। यहाँ पर प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रारूप समिति में कौन कौन था, वो सब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो संविधान सभा की मांग की बात, तो हम लोग बात करेंगे कि भारत में पहली बार किसके द्वारा संविधान की मांग की गई, या फिर आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग करी, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो सर्वप्रथम जो है आपका 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया। तो एम एन राय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार रखा गया पहली बार 1934 में। और उसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की जाती है। यहाँ पर 1935 में कांग्रेस पहली बार संविधान सभा की मांग करती, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग करती है। और उसके बाद 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा घोषणा की जाती है कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो जो पंडित नेहरू हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर ये मांग करते हैं कि संविधान सभा को चुना जाएगा, लेकिन बाद में वही क्या होता है, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर क्या होता है, संविधान सभा चुनी जाती है। लेकिन 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि स्वतंत्र भारत के जो संविधान का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पंडित नेहरू के द्वारा मांग की जाती है। और बाद में नेहरू जी की इस मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पर दे दी जाती है। एक तरीके से अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ, संविधान सभा का गठन करना या संविधान का निर्माण करना भारतीयों का अधिकार है। तो इस तरीके से तो 1934 में एम एन राय संविधान सभा के गठन का विचार रखते हैं। 1935 में पहली बार कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की जाती है।
और 1938 में पंडित नेहरू ये घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और बाद में पंडित नेहरू की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अपनी सैद्धांतिक मंजूरी इसको दे दी। यहाँ पर स्वीकार कर लेती है ब्रिटिश सरकार की हाँ, संविधान बनाना और उसके लिए संविधान सभा का निर्माण करना भारतीयों का अधिकार है। ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ही यहाँ पर ब्रिटिश सरकार पहली बार स्वीकार करती है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आते हैं और इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है और यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं आपके इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे और संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रारूप प्रस्ताव, एक ड्राफ्ट लेकर भारत आते हैं और इस ड्राफ्ट को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अपनाया जाना था। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। आगे देखते हैं, अंततः भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की तो मांग को ठुकरा दिया, लेकिन एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रख दी जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक क्या हो गई, एक संतुष्टि होगी कि हाँ, आगे चलकर भविष्य में उसके द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लिया जाएगा, यानी कि जो उसके भारत विभाजन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। इस तरह की एक योजना यहाँ पर कैबिनेट मिशन के द्वारा रखी जाती है। तो 1946 में आपके कैबिनेट मिशन आता है। इसमें आपके 3 व्यक्ति थे। एक आपका स्टेफोर्ड खुद क्रिप्स था, बोला मैं पहले तो गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ, फिर से मैं जाता हूं। और एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, तो इन नामों को आपने याद रखना है। और तीसरे व्यक्ति थे आपके पैंथिक लॉरेंस। तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी आपके ये पैंथिक लॉरेंस महोदय ही हैं। तो ये 3 सदस्यीय दल था। इसको हम ये ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, तो उन्हीं को सर क्लीमेंट एटली के द्वारा यहाँ भेजा जाता है और एक संविधान सभा के निर्माण का ये क्या रखते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं। लेकिन 2 संविधान सभाओं की जो मुस्लिम लीग की मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन एक ऐसा ड्राफ्ट रखा कैबिनेट मिशन ने कि उससे मुस्लिम लीग को क्या है, खुशी हुई कि हाँ, आगे चलकर उसकी द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लिया जाएगा, यानी कि जो विभाजन की उसकी बात थी उसको यहाँ पर मान लिया जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे संविधान सभा का गठन। तो 1946 में गठन होता है संविधान सभा का। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव थे उन्हीं के आधार पर इस संविधान सभा का गठन भारत में किया जाता है। और ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें क्या बातें कही गई थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। ये बात करता है कौन, कैबिनेट मिशन। लेकिन इनमें से 296 सीटें, यानी कि 292 + 4 ब्रिटिश भारत और बाकी की जो बची आपकी 93 ये देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। यानी कि इस 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, आपका 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और जो 93 थी ये आपकी देसी रियासतों से चुने जाने थे सदस्य। तो कुल 389, इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। अब बात करते हैं जो 4 चीफ कमिश्नरी आपके क्षेत्र थे, इनमें आपका एक दिल्ली था, एक आपका कुर्ग था, एक आपका अजमेर और चौथा आपका था बलूचिस्तान। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो मैंने आपको बता दिया ये कि 292 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों, जिनको हम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, उन प्रांतों से इन 4 सीटों का क्या होना था, चयन होना था। और हर प्रांत व देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। और मोटे तौर पर कहा जाए तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था, 1 सीट थी। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सीट निश्चित की गई थी। तो इतना को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं,
प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय, तो उसमें प्रमुख 3 समुदाय थे, एक सामान्य यानी जनरल, मुस्लिम और सिख। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में ये आवंटन किया गया था। और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था प्रांतीय असेंबली, जो प्रांतीय असेंबली थी या हम कह सकते हैं विधानसभाएं थी, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों को चुना जाना था। और वो भी कैसे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर कैसे? अप्रत्यक्ष रीति से इन सदस्यों को चुना जाना था विधानसभा में। किनके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। इनके लिए एक समझौता समिति बनाई गई थी। इस समझौता समिति और देशी रियासतों के बीच आपस में तालमेल के द्वारा ये तय करना था कि किसको हमने संविधान सभा में भेजना है। तो अब आगे बात करेंगे संविधान सभा के लिए जो चुनाव होंगे आपके। तो चुनाव होते हैं आपके जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं संविधान सभा के लिए। और इस चुनाव में जो आपकी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको 208 सीटें, और जो लीग थी मुस्लिम लीग, इसको आपको 73 सीटें, और जो छोटे दल थे और जो अन्य स्वतंत्र आपके सदस्य थे उनको 15 सीटें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। तो कुल में से 208 सीटें मिलेंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और अन्य को 15। लेकिन यहाँ पर जो 93 सीटें आपकी देशी रियासतों की थी ये शामिल नहीं हुए, देशी रियासतें शामिल नहीं होती हैं इसमें। तो यहाँ में आपको भी ध्यान रखना है। और उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय हैं, सामान्य और मुस्लिम और सिख। तो उनके अनुपात में ही इनका आवंटन किया गया था। और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान से किया जाना था। वो भी किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से। और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन समझौता समिति और देशी रियासतों के बीच आपस में तालमेल के द्वारा किया जाना था। और चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, लीग को 73 सीटें और अन्य को 15। और इस संविधान सभा में जो देशी रियासतें थी, जो उसके लिए 93 सीटें थी, वो यहाँ पर नहीं भर पाती हैं। अब बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस प्रकार की कार्यप्रणाली थी, किस प्रकार से वह कार्य करती थी, हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो सभी को पता है संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 46 को होती है। तो पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को क्या होगी? आपकी पहली बैठक होती है। और इस बैठक का मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया जाता है और अलग पाकिस्तान की मांग पर यहाँ पर जो लीग है वो बल देती है कि उसको एक अलग राष्ट्र चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। तो 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक होती है। और इस बैठक में फ्रांस की संविधान सभा की तरह क्या होता है, सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पर इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? संविधान सभा का। तो इस बैठक में, पहली बैठक में आपके 211 सदस्य भाग लेते हैं। कितने हैं? 211 सदस्य इस पहली बैठक में भाग लेते हैं। और 9 दिसंबर 46 को ही इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। और बाद में दूसरी बैठक इसकी होती है 11 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसमें जो आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी हैं, एच.सी. मुखर्जी हैं, इनको इस संविधान सभा का क्या बनाया गया? आपके डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी हो गए, वी.टी. कृष्णा माचारी, प्लस कौन हो गए? आपके वी.टी. कृष्णा आचारी हैं, आपके ये कृष्णा माचारी।
तो इन दो व्यक्तियों को संविधान सभा क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णामाचारी को यहाँ पर इस संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और जो आपके वी.एन. राव थे, इनको इस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार किसको, वी.एन. राव को। तो इतना समझ में आ गया आपको। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 46 को। 211 सदस्य इस पहली बैठक में भाग लेते हैं और लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको अलग पाकिस्तान चाहिए था, उसको लेकर वह क्या करती है, अलग पाकिस्तान की मांग पर बल देती है और इस संविधान सभा जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, उसका बहिष्कार करती है। और फ्रांस की तरह यहाँ फ्रांस की संविधान सभा की तरह जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इस संविधान सभा में उनको इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और 9 तारीख को जो बैठक हुई थी उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 46 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी को इस संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वी.एन. राव को इस संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है आपका। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो 11 तारीख को दूसरी बैठक, फिर तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 46 को। तो इस दिन क्या होता है, पंडित नेहरू के द्वारा यहां पर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है आपका। क्या रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव यहां पर पंडित नेहरू रखते हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। तो इसी बैठक में, तीसरी बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। अब भारत में अभी तक क्या था, 1946 से चल रहा था, अब स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। इसके द्वारा क्या परिवर्तन होंगे यहाँ पर, उसको हम लोग देखते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो धीरे धीरे क्या होता है, जो संविधान सभा से खुद को जिन्होंने अलग रखा था, कौन, देसी रियासतें, कि उनको लगने लगा कि उनकी मांगों पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि खुद को अलग रख के उन्हें कोई फायदा नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, तो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, वे प्रतिनिधि इस संविधान सभा में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे यहाँ पर। तो पहले तो इनको लगा कि हाँ, हम अलग रहेंगे तो इससे क्या है कि हमको एक अलग देश का हमको दर्जा मिल सकता है, या हम अलग खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई और पटेल के जो सरदार पटेल थे उनके द्वारा इन रियासतों को भारत में मिलाया जाने लगा। तो इस तरीके से क्या होने लगा, धीरे धीरे जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे वो इस संविधान सभा में शामिल होने लगे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद जितने अन्य देसी रियासतें थी उन सब ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली। यानी कि 3 जून योजना जब आती है उसके बाद जितने बचे खुचे आपके देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे वे सभी इस संविधान सभा में शामिल हो गए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन भारत में होते हैं इसके द्वारा। तो संविधान सभा को एक समप्रभु निकाय बनाया गया। क्या बनाया गया, एक समप्रभु निकाय बनाया गया। तो समप्रभु क्या होता है कि अपने फैसले लेने के लिए यह संविधान सभा स्वतंत्र होगी, इसमें किसी भी तरीके का ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी संविधान सभा को यह तय करना था कि उसको कैसा संविधान बनाना है, किस तरह क्या करना है, उसको पूरी छूट दे दी गई और अपने फैसले लेने के लिए क्या थी, वो संविधान सभा स्वतंत्र थी। यही होता है संप्रभु, संप्रभुता, यानी कि अपने फैसलों के लिए हम निर्णय लेने में सक्षम हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही क्या है, संप्रभुता। तो जो संविधान सभा थी उसको संप्रभु बना दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को यह अधिकार भी दे दिया गया कि भारत के संबंध में उसने अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं उनको समाप्त कर दे या उनमें कुछ चेंज करके कुछ बदलाव कर दे। ये अधिकार भी संविधान सभा को दे दिया गया।
तीसरा, संविधान सभा एक विधायिका बन गई। क्या बन गई? विधायिका बन गई, यानी कि संसद बन गई। दो काम इसको करने थे, दो काम करने थे इसको, एक तो आम कानूनों को लागू करना, दूसरा संविधान बनाना। तो स्वतंत्र भारत के लिए काम क्या हो गया इसका? पहला संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। तो दोनों काम इसको ये अलग अलग दिन करने थे, एक साथ नहीं कर सकती थी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्या परिवर्तन हुए? तो संविधान सभा को पूरी तरीके से संप्रभु बना दिया गया, यानी कि संविधान सभा अब स्वतंत्र थी कि वह तय करे कि उसको किस तरीके का संविधान बनाना है। दूसरा काम कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में अभी तक जितने भी कानून बनाए थे उन कानूनों को उन कानूनों को समाप्त कर दे या फिर उनमें कुछ बदलाव करे। उसके लिए क्या किया? ये अधिकार भी संविधान सभा को दे दिए गए। तीसरा काम, संविधान सभा को एक विधायिका बना दिया गया और उसको काम दिया गया कि उसको दो काम दिए गए विधायिका के रूप में। विधायिका यानी कि संसद, कि पहला काम उसको संविधान बनाना था और दूसरा काम देश के लिए आम कानूनों को लागू करना। उसका एक काम उसको ये सौंप दिया गया कि वो क्या काम करे? देश के लिए आम कानून लागू करे। तो दोनों काम उसको ये अलग अलग दिन करने थे। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो दोनों काम उसको ये अलग अलग दिन करने थे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनती है विधायिका के रूप में। और यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है, जब बैठक संविधान सभा के रूप में होगी, यानी कि जब संविधान सभा के रूप में उसकी बैठक होगी, या कह सकते हैं कि जब संविधान के निर्माण के लिए यह सभा बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे होते हैं? राजेंद्र प्रसाद कर रहे होंगे। जब देश में आम कानूनों को लागू करने के रूप में यह सभा बैठेगी, यानी विधायिका के रूप में जब बैठती थी, जब विधायिका के रूप में यह सभा बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कौन करते थे? जीवी मावलंकर इस संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे। कब करते थे? जब दोनों काम अलग अलग करते थे। जब संविधान के निर्माण संबंधी कोई भी काम हो, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे होते थे, और जब विधायिका के रूप में इसकी बैठक होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। अब बात करें, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूप में कार्य करती रही, और इस समय तक संविधान का निर्माण भी आपका पूर्ण हो चुका था। कब तक? आपका 26 नवंबर 1949 तक इसी रूप में कार्य करती रही, एक संविधान सभा के रूप में, दूसरा विधायिका के रूप में। और 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे, और इसकी वजह से 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो तय की गई सदस्यों की संख्या थी, अब जो 389 निश्चित की गई थी, अब ये कितने पर आ गई? 299 पर आ गई। तो ये तो बताया था किसने? कैबिनेट मिशन ने बताया था हमको कि इतने सदस्य होने चाहिए। लेकिन अब भारत का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो अब कितने सदस्य रह गए आपके? तो स्वतंत्रता के बाद कितने रह गए? 299 सदस्य भारत में संविधान सभा में रह गए आपके। तो इनको भी अब बांट दिया गया। तो इसमें से आपके 229 थी कहां से? देशी रियासतों, आपके ब्रिटिश प्रांतों से, और 70 थे इसमें आपके देशी रियासतों से आपके। तो देशी रियासतों से कितनी थी? 70 थी, और 229 कहां से थी? आपकी ब्रिटिश प्रांतों से। तो पहले कितनी थी ये 229 वाली? तो जो अब स्वतंत्रता के बाद जो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी होगी, सदस्य संख्या कितनी होगी यहाँ पर? अब 229 होगी। पहले आपकी 296 थी, और जो देशी रियासतें थी वो पहले कितनी थी आपकी? 93 थी। तो स्वतंत्रता के बाद अब कितनी रह गई? 229 रह जाती हैं, और देशी रियासतों की जो सदस्य संख्या है वो कितनी रहेगी? 70 रह गई। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन ने बताया था कितनी होनी चाहिए कहा था? 389 बताया था कि जो 389 सदस्य होने थे संविधान सभा में, और स्वतंत्रता के बाद जो अब संख्या थी कितने अटक गई आपकी? 299 पर आके अटक गई। ब्रिटिश प्रांतों के उस समय कितने सदस्य थे यहाँ पर? 296 सदस्य थे, और देशी रियासतों के आप कितने थे? 93 थे। अब ये कितने पर आ गए आपके? तो ये आगे आपके जो ब्रिटिश प्रांत हैं इनकी आ गई 229, और जो देशी रियासतें हैं इनकी कितने पर आ गई? 70 पर आ गई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं आगे। अब कुछ अन्य कार्य संविधान सभा द्वारा किए गए। तो मई 1949 में भारत ने क्या किया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। दूसरा काम, 22 जुलाई 1947 को भारत ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपना लिया। किसको, तिरंगा अपना लिया भारत संविधान सभा ने आपका। कब, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को, यहां पर 3 काम होते हैं आपके। एक तो राष्ट्रीय गान अपनाया जाएगा, राष्ट्रीय गीत अपनाया जाएगा, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। किसको, राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से संविधान सभा कार्य कर रही थी। स्वतंत्रता से पहले जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, और स्वतंत्रता के बाद इस संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी रह गई। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इसमें। तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, और 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती हैं। कितनी होती हैं, कुल 11 बैठकें होती हैं। और इसके संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, और लगभग जो इसका प्रारूप था उस पर 114 दिन तक क्या करी, बहस करी, और लगभग 64 लाख रुपए भारत का संविधान बनाने में खर्च हुआ उस समय। और 24 जनवरी 1950 को इस संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और इसी दिन इस संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किया, आपके हस्ताक्षर किए। तो 24 जनवरी 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन में जो है कुल 11 बैठकें होती हैं, और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 64 लाख रुपए का खर्चा होता है इस पर, और जो प्रारूप था उस पर लगभग 114 दिनों तक विचार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और उसी दिन इस संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। तो 8 बड़ी व छोटी समितियों का गठन यहां पर किया गया था। तो देखते हैं, तो बड़ी समितियां कौन कौन सी थी। तो पहली है आपकी संघ शक्ति। तो जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो संघ के अधिकतर आपको नेहरू अध्यक्ष मिलेंगे, और प्रांत वालों के अधिकतर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष मिलेंगे। तो प्रांतीय संविधान जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल हैं। प्रारूप समिति, इसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, तो इसके सदस्य थे कौन, BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी समिति के अंतर्गत 5 समितियां आती हैं। तो ये 5 समितियां किसके अंदर आती हैं, आपकी इसी के अंतर्गत आती है, मौलिक अधिकारों वाले के अंदर। तो एक थी इसमें मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 5 समितियां किसके अंदर थी, इस मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, उसके अंदर ये 5 समितियां आपकी आती हैं आपकी कुल। अब देखते हैं छोटी समितियां। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप लोगों ने कहीं कहीं यहां पर JB कृपलानी भी पढ़ा होगा, JB कृपलानी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इन दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब सही कौन गलत कौन है, तो ये किताब में बहुत कंफ्यूजिंग का टॉपिक है कि इस समिति का अध्यक्ष था कौन आखिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि JB कृपलानी थे। तो आप लोग फिलहाल दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर आगे देखते हैं, प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन।
नागरिकता पर तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो ये थी आपकी छोटी समितियां और ये हैं आपकी बड़ी समितियां। अब देखते हैं इसमें आगे। तो प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति आपकी यही थी। इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। और लगभग 7 सदस्यीय कमेटी थी ये। कितनी थी? 7 सदस्यीय कमेटी थी। और 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। और तो इस समिति को संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसके जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इस प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे आपके। और इसमें जो अन्य सदस्य थे वो एन. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और इनकी जगह पर इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और जिन्होंने स्वास्थ्य कारण से त्यागपत्र दे दिया था आपके। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी जो अय्यर हैं ये बी.एल. मित्र की जगह आते हैं। टी.टी. कृष्णामाचारी, तो ये 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद यहाँ पर आते हैं। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव, तो ये आपके प्रारूप समिति के मेंबर हैं। कुल 7 मेंबर, जिसमें अध्यक्ष थे आपके बी.आर. अंबेडकर। और सदस्य कौन कौन से आपके अन्य? गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधव राव। तो इनको आपने याद रखना है कि 7 व्यक्ति कौन कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में लगभग 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान कुल इसने 141 बैठकें करी। ठीक हो गया? तो इतना आपको समझ में आया होगा इस प्रारूप समिति के बारे में। अब देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना, किस तरीके से संविधान प्रभाव में आता है। तो 4 नवंबर 1948 को क्या होता है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा अंतिम प्रारूप संविधान का प्रस्ताव पेश करते हैं। और इस बार यानी कि 4 नवंबर 48 को पहली बार संविधान पढ़ा गया और इस पर लगभग 5 दिन आम चर्चा चलती है आपकी। ठीक है? तो बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और इस दिन पहली बार संविधान पढ़ा गया और लगभग 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू होता है और लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर चर्चा चलती है। और इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं, जिनमें से केवल 2,473 पर ही सभा में चर्चा होती है। तीसरी बार की बात करते हैं तो तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से इस संविधान पर विचार होना शुरू होता है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड एक प्रस्ताव पेश किया। तो बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड एक प्रस्ताव पेश किया कि संविधान को अब क्या किया जाए? पास कर दिया जाए इस असेंबली के द्वारा। तो संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। तो कुल 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे, उनके द्वारा इस प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए। और जब 26 नवंबर को ये संविधान आपका प्रारूप पारित हो गया तो इसमें लगभग आपका 395 क्या थे? अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियां उस समय इसमें शामिल की गई थी। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में यहाँ पर उपाधि दी जाती है। तो भारतीय संविधान का जो जनक हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर हैं और इन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु इनको कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता हैं, आधुनिक मनु की संज्ञा इनको दी जाती है। अब देखते हैं संविधान का परिवर्तन किस तरीके से हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तो पारित हो गया लेकिन संविधान अभी लागू नहीं हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ
संसद आदि शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही क्या हो गए, लागू हो गए यहाँ पर। और जो संविधान है ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और भारत को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और जो बाकी के प्रावधान थे वो भी आपके 26 जनवरी 1950 को क्या हो गए, लागू हो गए। अब 26 जनवरी 50 को लागू करने का क्या रीजन था, क्योंकि 1930 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 1929 में, तो एक वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, सॉरी 1930 में। तो उसी दिन को याद रखने के लिए उसी की स्मृति में भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया आपका। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हम तो वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और बाकी आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर हम लोग आपको क्विज कराते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और साथ ही जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.gkserkari.com उसको भी आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। साथ ही आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर उत्तराखंड जो एसआई का कोर्स है उसको हम लोग करा रहे हैं। और जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं और जो इकोनॉमिकली वीक्स हैं आपके, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक भी इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ आवश्यक तथ्य हैं। तो संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में अपनाया गया, यानी कि मोहर क्या थी, हाथी। और बीएन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और एच.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव, तो जो आपके एच.बी. आयंगर हैं तो ये क्या थे, आपके संविधान सभा के कहते सचिव थे। और एल.एन. मुखर्जी, तो इनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, ये चीफ ड्राफ्टमैन थे। कौन, एल.एन. मुखर्जी। एल.एन. मुखर्जी कौन थे, आपके चीफ ड्राफ्टमैन थे, किसके, प्रारूप समिति के। आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लेकिन चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, आपके एल.एन. मुखर्जी थे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे आपके। इनके द्वारा जो है इंग्लिश में या इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया, हाथ से इसको लिखा गया संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और हिंदी में इसको बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया है। तो आपके दो नाम याद रखने हैं, एक तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, दूसरा बसंत कृष्ण वैद्य को आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पर था। अब बात करते हैं संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है हमारे पास, तो कैसा संविधान हमारा है, क्या विशेषताएं हैं। तो यहां से क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हमारे पेपर के अंदर। तो भारतीय संविधान तत्वों व मूल भावना से संबंधित अद्वितीय है। तो 1949 में अपनाए गए संविधान में 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संशोधन द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और जो 42वां आपका संविधान संशोधन था, कौन सा, 42वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये आपका 1976 में हुआ था। और केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली जो संवैधानिक शक्ति है संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। तो जो है उसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ उसको सुधार हमें करना है, कुछ और अच्छा ऐड करना है, वो संसद कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका जो मूल स्ट्रक्चर है, ढांचा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर आप क्या है, कह सकते हैं कि आपको घर का जो पूरा डिजाइन है, स्ट्रक्चर वही रहना चाहिए, उसको आप ऊपर उठा लो, उसमें कुछ नया आप जोड़ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा ना हो कि वो संविधान के खिलाफ जा रहा हो। तो इस तरीके से ये आपका केशवानंद भारती आपका वाद था। अब देखते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का,
दो वर्गों में हम बांट सकते हैं विश्व के किसी भी देश के संविधान को, कि लिखित है कि अलिखित है। तो लिखित संविधान जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का। और भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे लिखित संविधान है। और मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद जो 22 भागों बटे हुए हैं, 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में इसमें लगभग 465 अनुच्छेद हो चुके हैं अब। और लगभग अगर हम जोड़ें 22 भागों के अंदर ही कुछ भाग और ऐड कर लेते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं आपका आर्टिकल भाग 4 को इस तरीके से जोड़ेंगे तो लगभग 25 भाग आपके इस समय हैं और 12 अनुसूचियां आपकी भारतीय संविधान में हैं। ठीक है। और जो आइवर जेनिंग्स हैं, पूरा नाम है इनका आइवर जेनिंग्स, इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व लंबा संविधान कहा है। किसने? आइवर जेनिंग्स के द्वारा। तो इस तरीके के आपको स्टेटमेंट भी याद रखने पड़ेंगे। और विभिन्न स्रोतों से भी, मतलब कई देशों के संविधान को हमने उठाया है, उसको पढ़ा है, फिर हमने अपने हिसाब से उसको ढाला है। तो भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध जो है विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए। और जो 1935 का जो आपका अधिनियम था, लगभग 75% आपका हमने इसी का हूबहू उठाया है। तो डॉक्टर अंबेडकर गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि भारत का संविधान का जो निर्माण किया गया है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। और संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका लिया गया है। अब देखते हैं नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है भारतीय संविधान। नम्यता अनम्यता यानी कि कठोर, थोड़ा आपका मुलायम, यानी कि कहीं पर तो हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं संविधान में, और कहीं पर हमको वहां पर मेजोरिटी चाहिए होती है 2/3 की, आधे से अधिक राज्यों की। इस तरीके से यानी कि न तो हम इसे कठोरी कह सकते हैं अधिक, और नहीं अधिक हम क्या कह सकते हैं, इसको लचीला कह सकते हैं। तो मिला जुला रूप है, थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला। तो कठोर व अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिका का संविधान है। लचीला व नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे आम कानून के निर्माण में। जैसे हमें निर्माण करने के लिए जो कानून है वैसे ही उसमें संशोधन की प्रक्रिया भी होगी, जैसे ब्रिटेन का संविधान। लेकिन भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ पर इसको और आगे देखते हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि न तो लचीला ही है पूरी तरीके से, नहीं पूरी तरीके से कठोर है, दोनों का मिला जुला रूप है भारतीय संविधान। तो 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। पहला, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, कितना 2/3 बहुमत, और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो 50% से क्या हो अधिक हो। कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का क्या है, मिला जुला रूप है। यानी ये कह सकते हैं कठोर और लचीलेपन का क्या है, मिला जुला रूप भारतीय संविधान है। यहाँ पर कहीं पर तो हमको क्या है कि दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से हम यहाँ पर संशोधन कर लेंगे, और कहीं पर क्या है कि हमको विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ ही साथ हमको आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी यहाँ पर चाहिए होता है, जैसे जीएसटी था आपका। इसके अलावा संविधान ने कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, जो 368 के अंतर्गत नहीं आते। जैसे आपका नए राज्यों का निर्माण है, उनके नाम में परिवर्तन है, उनकी सीमा में परिवर्तन है, या कोई नया भूभाग भारतीय संघ में शामिल करना है, तो इस तरीके से वो 368 में आपका नहीं आता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, भारत में क्या है, एकात्मकता की ओर क्या है कि झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि भले ही यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण है, त्रिस्तरीय सरकार है, लेकिन फिर भी क्या है कि झुकाव संघ की ओर ज्यादा संविधान का, कि राज्य स्वतंत्र नहीं है अपने आप में, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, कि संघ जब चाहे राज्यों को खत्म कर सकता है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उनको 2 हिस्सों में बांट सकता है, उनका नाम चेंज कर सकता है। वहां पर राज्यों की मर्जी नहीं है। संघ और राज्यों के बीच कोई आपस में क्या है, समझौता नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, चाहे वो इंच भर जमीनी क्यों नहीं हो, वो भी अलग होने का अधिकार नहीं रखती है भारत के अंदर। इसीलिए क्या है, एकात्मकता तो है, साथ ही साथ संघ की ओर अधिक झुकाव रखता है।
जैसे ही आपका आर्टिकल 352 लग जाएगा, 356 लग जाएगा, तो एकदम से क्या होगा कि संघ बन जाएगा, एकदम से आपका पूरी शक्ति केंद्र में निहित हो जाएगी आपकी। देखते हैं तो संविधान क्या है, संघीय सरकार की स्थापना करता है और संघ के लक्षण भी हैं, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन। उसके बाद भी क्या है कि संघ की ओर झुकाव जाता है संविधान का आपका। अनुच्छेद 1 जो आपका है, यह उल्लेख क्या करता है, भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में करता है। राज्यों का संघ है भारत, कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। भारतीय संघ में और राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हो रखा है, क्या है, अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंच भर जमीन भी आपकी अलग नहीं हो सकती, कोई चाहे कितना ही कहे। अब देखते हैं भारत का सरकार का संसदीय रूप। तो भारतीय संविधान ने अब क्या किया कि भारत में संसदीय रूप है सरकार का। अब अमेरिका में क्या है, आपका अध्यक्षतात्मक प्रणाली है, वहां पर एक अध्यक्षीय प्रणाली है कि राष्ट्रपति क्या है, उसका सारी पावर है उसके पास। वहां पर बताया गया है कि साहब राष्ट्रपति की यह शक्ति है और आपका ये काम है वहां पर। लेकिन भारत में क्या है कि भारत ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका के मध्य क्या है, एक समन्वय है, सहयोग है, सिद्धांत पर काम करते हैं। जबकि ब्रिटेन में दोनों अलग अलग चीजें, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, वहां पर दोनों के अलग काम है। यहाँ पर क्या है, दोनों आपस में सामंजस्य के साथ काम करते हैं। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन यहां पर संसदीय रूप में क्या होता है कि समन्वय होगा, सहयोग होगा, एक आपस में एक कानून बना रहा है तो दूसरा उस कानून को लागू करने का काम कर रहा है और तीसरा उसको चेक कर रहा है कि हाँ वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से संसदीय रूप आपका ये भारत में अपनाया गया है, ब्रिटेन की तरह, ना कि अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली हमने अपनाई है भारत में। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है और संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या है, समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है वहां पर शक्तियों का बिल्कुल एक क्लियर विभाजन होता है वहां पर। और संसदीय जो प्रणाली है इसको हम, जो इस प्रणाली की सरकार होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर रूप इसको हम लोग बोलते हैं। उत्तरदायी सरकार भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार इसको कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से हम इसको जानते हैं, उस नाम से मंत्रिमंडलीय सरकार भी हम इसको बोलते हैं। तो इतना को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायपालिका है। ये ऐसा अमेरिका की तरह नहीं है कि उनका राज्यों का अपना अलग है और आपका मेन संघ का अलग है। यहाँ पर क्या है, एक ही आपकी न्यायपालिका है, यानी पिरामिडीय आकार की पूरी क्या है आपकी श्रृंखला है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे आपका हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, इस तरीके से यहाँ बांटा गया है आपका। शीर्ष पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय, उसके नीचे फिर आपके सब ऑर्डिनेट आपके क्या है, कोर्ट्स हैं यहाँ पर आपके। तो न्यायालय क्या काम करता है कि जो इसको हम लोग देखते हैं एक तरीके से कि भारतीय संविधान की एक ऐसी न्यायपालिका की व्यवस्था करता है कि जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र है। इसमें कार्यपालिका या विधायिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है इस न्यायपालिका में। और भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, मतलब कि इस तरह हम उसको देखेंगे अगर पिरामिडीय आकार का, तो यहाँ पर एससी है, फिर आपका यहाँ पर हाई कोर्ट है, बाकी आपके यहाँ पर जिला न्यायालय हैं आपके, इसी तरीके से आपके यहाँ पर मुंसिफ कोर्ट होते हैं आपके। तो इस तरीके से बांटा गया है। और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालत, निचली अदालतें। न्यायालयों का एक तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, वहां पर इस तरीके से व्यवस्था है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो ये उसकी गारंटी देता है कि हाँ हनन नहीं होगा, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूं। ये कौन कहता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार यहां पर से हटा दिया गया है। तो यहां पर आपके
6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार जो आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक या फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की क्या करता है, रिटें जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है वो आपका अनुच्छेद 226 के तहत करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका 32 के तहत करता है। तो जिस व्यक्ति के क्या होता है मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्थायी है, इन्हें कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अपरिवर्तनीय नहीं है कह रहा है संविधान भी, इन्हें संसद समाप्त भी कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको वाक स्वतंत्रता है तो ये निर्बाध होगी, आप कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं है। एक दायरे में रहकर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तो आप कहीं भी आपका मन कर आप घूमें, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है कि निर्बाध उसमें क्या कह सकते हैं उसको रोक भी लगाई गई है। और अपरिवर्तनीय भी नहीं है, उनको समाप्त भी कर सकती है संसद। और अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। बाकी हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहां पर। अगले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, हम शॉर्ट में बोलेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट ऑफ स्टेट, या फिर जो डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोल सकते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको संविधान की अनूठी विशेषता कहा है और ये आपके भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके बताए गए हैं। यहां पर राज्य व्यक्ति के लिए ये करेगा, व्यक्ति के कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए जो समान नागरिक संहिता है वो आपके यहीं पर मिलेगी आपको। एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात भी डीपीएसपी करता है। और जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है वो भी राज्य करेगा, वो भी यहीं बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की विदेश नीति कैसी वो भी यहाँ बताया गया है। और जो आपका इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की जाती है वह भी आपका डीपीएसपी बताया गया है। हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे जब हम यहाँ पर डीपीएसपी पढ़ेंगे। तो इनका उद्देश्य क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह ये इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जाता, यानी कि राज्य की इच्छा पर निर्भर है आपका कि राज्य चाहे तो इनको लागू करे, नहीं तो नहीं लागू करे। तो आगे देखते हैं, इसमें आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि संविधान ने आपको अधिकारों के साथ साथ कुछ आपके क्या है कर्तव्य भी बताए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। पहले ये नहीं थे, बाद में इनको शामिल किया गया। और 2002 में 86वें अमेंडमेंट के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा? शिक्षा वाला, कि प्रत्येक अभिभावक का एक कर्तव्य रहेगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बालक को क्या करे? शिक्षा दे। संविधान के भाग 4A में इनको जोड़ा गया है। तो भाग 4 के A में ये हैं आपके, और कुल कितने हैं? 11 फंडामेंटल आपकी ड्यूटी हैं। और इनको भी डीपीएसपी की तरह लागू नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? एक कि संविधान के प्रति हमको अपनी क्या दिखानी है? सच्ची निष्ठा दिखानी है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाना है। और जो हमारे धरोहर हैं उनके प्रति हमने अपने क्या उनको संरक्षण करना है, उनको नष्ट नहीं करना है। देश में आपस में एक भाईचारे का हमने क्या रखना? व्यवहार रखना है। और जो नारी का सम्मान करना है, ये आपके कर्तव्य हैं। संविधान के हमको क्या करनी है? अवहेलना नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बताया गया हमको। तो ये हमारे फंडामेंटल कुछ ड्यूटी भी हमको है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है संविधान। भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई अपना कोई धर्म नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी धर्म को, किसी भारत के धर्म के तौर पर किसी को मान्यता पर नहीं दी गई है। कोई विशेष धर्म नहीं भारत का। तो ये कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कि भारत में क्या है? भारत क्या है? धर्म के तौर पर किसी को मान्यता नहीं देता है। सबको एक समान तौर पर भारत मानता है कि सब यहाँ क्या है? समान है।
सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो अनुच्छेद 326 ये बात करता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की। तो आर्टिकल 326 कहता है कि जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर बिना भेदभाव के उसको मतदान करने का अधिकार है। तो यहां पर ये आर्टिकल 326 कहता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करता है। और 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 89 में आपका होता है, और ये अमेंडमेंट नंबर था आपका 61वां जो 88 में आता है। तो इसके द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर कब कितना कर दिया, 18 कर दिया गया। तो 61वां अमेंडमेंट आता है आपका 1988 में आता है, और 1989 में क्या कर देंगे, इससे घटाकर 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी गई वोट डालने का अधिकार। तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं पेपरों, क्योंकि अभी आपका लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अभी शुरू नहीं हुए, अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, चर्चा का विषय है चुनाव आयोग, तो चुनावी चर्चाओं में है। तो इस तरीके से पॉलिटी में करंट अफेयर बनते हैं जो जहां पर आपस में वो जुड़ते हैं। तो आर्टिकल 326 आपको याद रखना है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात ये करता है। एकल नागरिकता की बात, भारत में एकल नागरिकता है, यहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कि अमेरिका में क्या है कि वहां पर दोहरी नागरिकता है, अमेरिका की अलग और अन्य राज्यों की अलग, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। कहने का मतलब क्या है कि एकल नागरिकता देशवासियों के बीच में एक एकता का भाव दिखाती है। और हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम ये कहते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी, हम कहते हैं सॉरी, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हम ये बोलते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हम क्या हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक। हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन निवासी हम या केरल के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं या मध्य प्रदेश के, हम ये बात कहते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, कि एकल नागरिकता की बात करता है। तो देखते हैं इसको। तो यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और दो लक्षणों, एक संघीय का, तो लक्षणों एक व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात कैसी, भारतीय नागरिकता की यहां पर बात करता है। और यह आपका संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका ये है। तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता उसको वहां पर मिलती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूह का लाभ उठाता है, एक तो पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार, और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार। भारत में सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सिवाय कुछ मामलों जैसे जनजातीय क्षेत्र, वहां पर आपको अलग है, आपका वहां पर इनर परमिट लाइन आपको अलग चीज मिलेगी आपको। तो भारत में स्वतंत्र निकाय हैं, जैसे चुनाव आयोग आपका, यूपीएससी के एक अलग संस्थाएं हैं। तो भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, जिसमें केंद्र राज्य की बात हो रही है, न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं है आपके पास। क्या है, कुछ स्वतंत्र निकाय भी भारत में संविधान का स्थापना करता है, जैसे संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या है, एक निर्वाचन आयोग है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आपकी पूरी है। राज्य व केंद्र सरकार के खातों की जांच करने के लिए भारत का महालेखा नियंत्रक व महालेखाकार आपका सीएजी और सीजीए, और ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यह अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवाओं के लिए भर्ती हेतु सेवाओं का आयोजन करना है। तो इस तरीके से कुछ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी आपके यहाँ है, तो इनकी भी स्थापना संविधान करता है। आगे देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। तो कुछ आपातकाल की व्यवस्था भी संविधान करता है, जिसमें आपका 352, 356 और 360 ये कुछ आपके आपातकाल हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां आ जाए भारत में, मान लिया जाए कि कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, या किसी राज्य में कोई सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही हो या गिर जाए, या फिर भारत में पैसे की कमी हो जाए, यानी कि वित्तीय कमी हो जाए, तो उसके लिए निपटने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। तो जिससे क्या हो, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की सुरक्षा हो, उसके लिए ये 3 प्रकार के आपातकाल संविधान देता है। तो इनको देखते हैं हम लोग।
तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह द्वारा पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था है। राज्य आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, तो राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो वहां पर 356 लगाया जाता है। तो केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में यदि असफल हो जाता है राज्य, तो तब भी आर्टिकल 356 वहां पर लगा दिया जाता है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो उसके लिए आर्टिकल 360 है। तो आज तक नहीं लगा है आपका, अभी ऐसी भारत में स्थिति नहीं आई है। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है कि देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में। तो संविधान संशोधन किए बगैर ही देश का ढांचा संघीय से कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। कैसे? आपातकाल के दौरान। तो त्रिस्तरीय सरकार, भारत का संविधान त्रिस्तरीय सरकार, 3 टियर गवर्नमेंट की बात भी करता है। तो पहले दो स्तरीय सरकार थी भारत में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो केंद्र व राज्यों की शक्तियां निहित थी केवल उस समय। तो 1992 में आपका एक 73 और 74 में आपका अमेंडमेंट होता है। इसके द्वारा 3 स्तरीय सरकार की बात की जाती है, व्यवस्था की जाती है, और ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हो, त्रिस्तरीय सरकार भी हो। तो संविधान में एक भाग आपका 9 एवं 9A यहां पर जोड़ा जाता है आपका। तो 9 में आपकी जोड़ी जाती है 11वीं अनुसूची, और 9A में आप जोड़ते हैं 12वीं अनुसूची। तो 2 अनुसूचियां 11वीं 12वीं और 2 आपके नए भाग 9 और 9A जोड़े जाते हैं। तो 1992 में 73वें अमेंडमेंट द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, और इसी प्रकार 74वें अमेंडमेंट 1992 के द्वारा एक नया भाग 9A और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से भारत में 3 टियर गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और व्यक्ति के लिए फंडामेंटल ड्यूटी की कुछ बातें करता है, और भारत की अखंडता, सुरक्षा आदि के लिए कुछ आपातकाल भी राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इस तरीके से भारत में संविधान की विशेषताएं ये हमने देखी आज। तो इतना आपको समझ में एक अच्छे तरीके से आया होगा। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें। डेली क्विज के लिए आप जो है इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जीके सरकारी को अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gkserkari.com, और साथ ही साथ ट्विटर को आप हमारे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।